हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम एक बार फिर से भैया आपके सामने आपके एक नए टॉपिक के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। तो आज हम बात करेंगे अपनी पोटेंशियल एनर्जी की। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने क्या किया था, एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात की थी, उसकी टाइप्स कैसे हम उसको निकालते हैं। आज हम बात करेंगे भाई पोटेंशियल एनर्जी की। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या होती है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी by virtue of its position or configuration in some field। यानी सबसे पहले क्या होती है कि एक बॉडी की एक पोजीशन होती है कि वो कहां पर है और किस जगह पर है, ठीक है, यानी वो कहां पर है। तो उसकी वजह से उसके अंदर जो एनर्जी आती है उसको हम क्या बोल देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोल देते हैं। और जो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है वो क्या होता है भाई, एम जी एच। एम होता है आपका मास, जी होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच आपकी क्या होती है वही हाइट होती है अर्थ के सरफेस से ऊपर जब कोई बॉडी जाती है तो उसकी हाइट हम बता देते हैं, ठीक है। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी मैंने आपको बताया था डेफिनेशन में कि जो एनर्जी पोजेस की जाती है बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, उसकी पोजीशन की वजह से। तो पोजीशन कब आएगी, जो क्या जाएगी अर्थ के सरफेस से ऊपर जाती है, ठीक है। तो उस पोजीशन को भी हम बोल सकते हैं, इसका फार्मूला वहां से क्या जाएगा एम जी एच के इक्वल। इस फार्मूले को हम ड्राइव भी करके देखेंगे कि कैसे आया ये फार्मूला। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कितने टाइप्स की होती है, इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट आता है भाई इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इलास्टिक आपने देखा होगा, डेली लाइफ बच्चे जानते होंगे कि जो छोटे बच्चों के कपड़े आते हैं, उसकी जो शॉर्ट्स आती हैं छोटे बच्चों की, उसके पीछे इलास्टिक होता है। तो उस वो इलास्टिक क्या काम करता है, हम उसको ऐसे स्ट्रेच करवाते हैं, जब उसको छोड़ते हैं वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता है, उसको फिर खींचा हुआ हमने स्ट्रेच किया, छोड़े वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन के ऊपर आ गया। तो इस टाइप की जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, इलास्टिसिटी बोल देते हैं। और इसी को हम क्या बोल देते हैं, इसी की वजह से जो एनर्जी आती है वो हमारी क्या होती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब देखो ये हमने इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या बताया, ड्यू टू इलास्टिसिटी ऑफ द बॉडी। इलास्टिसिटी ऑफ द बॉडी आपकी क्या होती है कि किसी बॉडी को हम उसकी ओरिजिनल पोजीशन से डिस्टर्ब कर देते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो बॉडी अपनी नॉर्मल पोजीशन के ऊपर वापस आ जाती है। जैसे आप अपने डेली आप अपने घर पे रहते हो, आप अपने घर से बाहर चले जाते हो 5 दिन 10 दिन, बाहर घूम फिर के 10 दिन तक आप कहीं टूर पे निकल जाते हो, लेकिन लास्ट में आप कहाँ पर आके रुकते हो, वापस अपने घर पे आते हो, तो आप अपनी नॉर्मल पोजीशन के अंदर आ जाते हो 10 दिन के बाद। तो वही आपकी क्या होती है, इलास्टिसिटी। इसी तरह अगर मान लें एक रबड़ है, आप उसको ऐसे क्या करते हो, खींचते हो, तो उसकी जो शेप है वो क्या होगी, चेंज होगी, उसका साइज भी क्या होगा, लार्ज होगा। लेकिन जैसे आप उसको छोड़ोगे वापस अपनी उसी पोजीशन के ऊपर आ जाएगी। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोल देते हैं, इलास्टिसिटी हम इसको बोल देते हैं। तो जो एनर्जी किसी भी बॉडी के अंदर उसकी इलास्टिसिटी की वजह से आती है उसको हम क्या बोल देते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हम बोल देते हैं। अब जैसे और सेकंड हमारे पास क्या होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ड्यू टू द पोजीशन और हाइट। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका अर्थ के सरफेस से ऊपर है, जैसे आप अपनी छत के ऊपर खड़े हो जाते हो, ठीक है, तो अर्थ का जो ग्राउंड सरफेस है उससे आपकी क्या हो जाती है, एक पर्टिकुलर हाइट हो जाती है। तो द एनर्जी पोजेस्ड बाय द हाइट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, कि कोई बॉडी अर्थ के सरफेस से कितनी ऊपर हाइट पे है, तो उसकी हाइट की वजह से जो एनर्जी आती है वही एनर्जी उसकी क्या हो जाती है, वही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है। अब हम बात करते हैं, अगर मैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को अच्छे से क्या करता हूं भाई, विद एग्जांपल्स आपको बताता हूं। तो फर्स्ट हमारे पास क्या आती है भाई, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आपके पास क्या आएगी, फर्स्ट हमारे पास क्या आता है, अगर मैं एक स्प्रिंग को क्या करवा देता हूं भाई, वाइंड्स करवा देता हूं, जैसे कैसे, व्हेन वी वाइंड्स ए हैंड या wrist watch spring, wrist watch spring, then the potential energy, stored in it, and when it unwinds
unwinds, then the minute hand of watch runs। तो देखो भाई फर्स्ट एग्जांपल में मैंने आपको बताया है कि जो आपके फैमिली के अंदर जो मेंबर्स होते हैं, जो बड़े मेंबर्स होते हैं, अपने हाथ पे क्या रखते हैं भाई, घड़ी बांधे हुए रखते हैं, लेकिन उनकी घड़ी के अंदर क्या होता है, एक छोटी सी चाबी होती है साइड में, ठीक है, जिसको हम की बोलते हैं। उसको क्या करते हैं, रोटेट करवाते हैं। जब उसको रोटेट करवाते हैं ना, तो उस वरिष्ठ वॉच के अंदर आपकी क्या होती है, एक छोटा सा स्प्रिंग होता है। वो स्प्रिंग आपका क्या होता है, वाइंड्स हो जाता है, यानी उसके ऊपर इस टाइप से वो क्या हो जाता है भाई, घूम जाता है। जैसे आप रस्सी लेते हो, रस्सी को आप एक एंड से ऐसे रोटेट करवाओगे तो वो क्या हो जाएगी आपकी, उसके वो बाउंस हो जाएगी, ठीक है, उसके ऊपर क्या हो जाएंगी, जो आपके क्या बोलते हैं भाई हम, यानी कि वो टाइट हो जाएगी और उसकी शेप भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। लेकिन जब जैसे आप उसको छोड़ोगे, वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन के ऊपर आ गई, तो वरिष्ठ वॉच के अंदर भी एक ऐसा स्प्रिंग होता है, जब हम उस की को क्या करते हैं, ऐसे रोटेट करवाते हैं, तो स्प्रिंग क्या होता है आपका, वाइंड्स हो जाता है, ठीक है, उसके ऊपर ऐसे घुमावदार चक्कर आ जाते हैं, ठीक है। तो लेकिन जब हम उसको छोड़ते हैं तो वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा। तो जैसे ही वो अपनी नॉर्मल पोजीशन के ऊपर आएगा, तो क्या करेगा, जो घड़ी की जो मिनट वाली सुई होती है उसको क्या करवाता है, रोटेट करवाएगा साथ साथ, ठीक है। और उसी वजह से जो घड़ी होगी वो हमें क्या दिखाती है, टाइम दिखाना शुरू कर देती है वही। तो ये हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है किसका, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का। सेकंड एग्जांपल हमारे पास क्या था भाई, इसी तरह अगर हम देखते हैं कि जब इसको मैं रब कर देता हूं भाई, इसको आप नोट कर सकते हो, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके या फिर वीडियो को पॉज करके। अब देखो, या फिर मैं क्या करता हूं भाई, एक स्प्रिंग है, अगर मैं उसको स्ट्रेच करवाता हूं या फिर कंप्रेस करवाता हूं तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा। सेकंड एग्जांपल में मैं क्या देखता हूं, ये मेरे पास एक स्प्रिंग है इस टाइप से, ये स्प्रिंग है। अगर मैं इसको स्ट्रेच करवाऊंगा तो स्ट्रेच करवाने के बाद ये क्या होगा, इसका साइज क्या कर जाएगा भाई, इंक्रीज कर जाएगा, यानी ऐसे हो जाएगा आपके पास, ऐसे चला जाएगा स्ट्रेच होने के बाद। लेकिन जैसे ही मैं इसको क्या करता हूं भाई, कंप्रेस करवाऊंगा, तो कंप्रेस होने के बाद क्या इफेक्ट होगा, तो कंप्रेस होने के बाद क्या इफेक्ट होगा भाई, ये तो मैंने इसको क्या करवाया है, स्ट्रेच करवा दिया यहां पर, स्ट्रेच, और यहां पर मैं इसको क्या करवा रहा हूं, कंप्रेस। अगर मैं इसको कंप्रेस करवाऊंगा तो ये ऐसे हो जाएगा, बिल्कुल पास पास आ जाएगा इस तरह से, तो ये कंप्रेस हो जाएगा। लेकिन इस केस में भी और इस केस में भी, दोनों केस में क्या करेगा, अपनी नॉर्मल पोजीशन के ऊपर आने की क्या करेगा, कोशिश करेगा, ठीक है, ट्राई करेगा, और लास्ट में क्या होता है, आता भी अपनी नॉर्मल पोजीशन के ऊपर। तो इसका यूज कहां पर होता है, हमारा जो हमारी गन्स होती है भाई, ठीक है, गन्स के अंदर जब हम ऐसे उसका जो ट्रिगर होता है उसको ऐसे करते हैं, तो वो क्या होता है भाई, स्प्रिंग हमारा क्या होता है, कंप्रेस होता है, और जब हम उसको छोड़ देते, पूरा दबा देते हैं, तो उसके ऊपर, अब देखो जब हम इसको ऐसे कंप्रेस करेंगे ना, तो इसके अंदर क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, ठीक है। और जब हम उस ट्रिगर को दबाते हैं तो वो अपनी नॉर्मल पोजीशन के ऊपर आएगा, लेकिन वो एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि ये क्या करेगा, बुलेट को कितनी स्पीड से क्या करवा देता है भाई, आगे की तरफ मूव करवा देता है। तो ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है किसी भी चीज के अंदर, जब हम उसको क्या करवाते हैं, कंप्रेस करवाते हैं या फिर क्या करवाएंगे, स्ट्रेच करवाएंगे। थर्ड एग्जांपल में हम देखते हैं कि जो हमारा एक बो होता है भाई, इस टाइप से, जैसे जो धनुष होता है आपका, आप बना सकते हो इसको, आपको बनाना भी आता होगा ऐसे। यहाँ पर क्या होता है भाई, एक डोरी लगी होती है, ठीक है, और यहाँ पर क्या डाले जाते हैं, एक आपसे ऐसे एक एरो डाला जाता है जो ऐसे होता है, ठीक है, ये एरो डाला जाता है। तो इसको हम क्या करते हैं भाई, रस्सी को ऐसे खींचते हैं, खींचेंगे तो ये रस्सी कहां पर आएगी आपकी, इस पोजीशन के ऊपर आ जाएगी रस्सी, और जो आपका बो होगा वो यहाँ पर आ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो जब हम इसको खींचेंगे तो क्या हुआ, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, और जैसे हम इसको छोड़ेंगे ये अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आने की कोशिश करेगी, जो ये रस्सी हम यहाँ पर बांधते इसकी, तो ये नॉर्मल पोजीशन पे आएगी, तो एरो आपका क्या जाएगा, वेरी हाई वेलोसिटी या स्पीड के साथ मूव कर जाएगा। तो ये जो इस टाइप से हम इलास्टिसिटी की वजह से जो एनर्जी दिखाते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोल देते हैं भाई। तो ये हमारे पास एग्जांपल थे कुछ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के। अब हम बात करते हैं अपनी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी की। तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी
क्या होगी, किस तरह से होगी। ये जो एग्जांपल मैंने आपको बताया, आपको ध्यान रखना है कि कैसे हम कंप्रेस स्ट्रेच करते हैं, या फिर इसके अंदर भी हमने क्या किया, इसको खींचा स्ट्रेच किया है, तो किस टाइप से हमारी एनर्जी स्टोर होती है। तो ये थी हमारे पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब हम बात करते हैं भाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो मैंने आपको बताया कि क्या होती है भाई, ये होती है ड्यू टू द पोजीशन और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। अब देखो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी को ही हम एक्सप्लेन करेंगे तो क्या होगा, ये मैंने मान लिया भाई अर्थ का सरफेस है, सरफेस। अब यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, मैं इसको क्या करता हूं भाई, इसके ऊपर मैं फोर्स लगाता हूं और मैं इसको कितनी हाइट के ऊपर ले आता हूं, यानी अर्थ के सरफेस से h हाइट के ऊपर मैं इसको ले जाता हूं। ठीक है, तो यहां पर देखो कि मैंने इसकी पोटेंशियल एनर्जी, मैंने फॉर्मूला लिखा भाई mgh, उसको हम कैसे ड्राइव करेंगे। तो देखो इसका जो वेट होगा यहां पर भी डाउनवर्ड एक्ट करेगा mg, और जब ये अपवर्ड में चला जाएगा तब भी इसका वेट क्या करेगा, डाउनवर्ड में ही लाई करेगा mg। ठीक है, तो देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एक टाइप से पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या होगी, जैसे हमने अभी इलास्टिक एनर्जी देखी, अगर मैं उस एरो को कम एनर्जी से पीछे खींचता हूं, यानी उसके ऊपर कम वर्क डाउन करता हूं, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी क्या आती है, कम आती है। लेकिन अगर मैं उसको ज्यादा खींचता हूं ऐसे, तो उसके अंदर वो जाएगा भी क्या, छोड़ने के बाद कहां पर जाएगा, ज्यादा आगे जाएगा ना भाई, वेरी हाई वेलोसिटी के साथ आगे की तरफ। तो जितना ज्यादा मैं वर्क डन करूंगा उतनी ज्यादा उसके अंदर क्या आ रही है, पोटेंशियल एनर्जी आ रही है आपकी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हमारे वर्क डन के ऊपर डिपेंड करती है। जितना भी ज्यादा हम किसी चीज को स्ट्रेच करते हैं या कंप्रेस करते हैं, या जितनी ज्यादा हाइट के ऊपर हम लेके जाएंगे, उतनी ज्यादा उसके अंदर क्या हो जाएगी, आपकी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आपकी किसके इक्वल आती है भाई, वर्क डन के इक्वल आती है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ना कि जो वर्क डन होता है आपका वो किसके इक्वल हो जाएगा भाई, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां से क्या होगा, मैं पोटेंशियल एनर्जी को कैसे निकालेंगे हम यहां से, अगर मैं इसके ऊपर वर्क डन देखता हूं कि वर्क डन क्या होगा, इस बॉडी को जब मैं h हाइट के ऊपर लेके जाऊंगा अर्थ के सरफेस से, तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट आपकी। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पर फोर्स की क्या वैल्यू ये बताओ। तो देखो यहाँ पर जो फोर्स है वो कैसा लग रहा है, हमने अपवर्ड डायरेक्शन में लगाया बॉडी को ऊपर लेके जाने के लिए, लेकिन फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है भाई, इसका जो वेट है mg वो कैसे एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड। तो फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा आपका, mg के इक्वल हो जाएगा भाई फोर्स। अब फोर्स की वैल्यू मैं यहां पर पुट कर देता हूं, तो वर्क डन आपका किसके इक्वल हो जाएगा, ये होगा mg। लेकिन देखो ds यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी वैल्यू क्या आएगी, तो कितनी डिस्प्लेसमेंट से हम इसको डिस्प्लेस करवा रहे हैं, यानी कितनी हाइट ऊपर लेके जा रहे हैं भाई, h हाइट ऊपर लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पर h, तो वर्क डन आपका किसके इक्वल आएगा, mgh, और यही वर्क डन आपका किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास किसके इक्वल आ गई भाई, mgh के इक्वल आ जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को दिखा सकते हैं। और आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब हमने कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स किए थे, तो उसमें भी जब हमने कंजर्वेटिव फोर्स लगाया था किसी भी बॉडी के ऊपर, यानी बॉडी को हमने अलग अलग पाथ से क्या किया था, h हाइट हम ऊपर लेके गए थे, तो हर केस के अंदर जो वर्क डन आया था हमारा W1 इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू W3 इज इक्वल टू W4 इज इक्वल टू क्या आया था भाई हमारा, mgh के इक्वल आया था। अगर आपको याद है कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो आप इसको समझ सकते हो, लेकिन अगर आपने कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को नहीं किया है तो ये चीज आपको नहीं समझ में आएगी। क्योंकि देखो जब हमने कंजर्वेटिव फोर्स को डिफाइन किया था, तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन। तो इसी तरह यहाँ पर ये बॉडी पहले यहाँ पर थी इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन ये यहाँ पर चली गई, लेकिन इसका पाथ कैसा, हम इसको ऐसे घुमा के लेके जाते हैं या फिर हम इसको डायरेक्ट ऊपर लेके जाते हैं, कैसे लेके जाते हैं, तो ये पाथ के ऊपर हमारा डिपेंड नहीं करेगा, ये सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करेगा, हाइट के ऊपर डिपेंड करेगा आपका। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो सिर्फ किस फोर्स से आती है, आपकी कंजर्वेटिव फोर्स से आती है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स से हमारी पोटेंशियल एनर्जी नहीं आएगी। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है कि जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो किसकी वजह से आती है, आपके कंजर्वेटिव फोर्स उसके अंदर क्या होते हैं, एप्लीकेबल होते हैं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आपके पोटेंशियल एनर्जी के अंदर एप्लीकेबल नहीं होंगे। अब देखो ये तो थी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी, हमने इसको ड्राइव भी करके दिखा देगी कैसे हम इसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। अब देखो और ये भी बता दिया कि पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से आती है, वही इलास्टिसिटी की वजह से आएगी, या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम
अर्थ के सरफेस से ऊपर उठाएंगे तो उसके अंदर क्या जाएगी, अगर आप मान लेते हैं अर्थ के सरफेस से इतने ऊपर भी उठाते हैं उस बॉडी को, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ हाइट तो आएगी अर्थ के सरफेस से, तो उसके अंदर क्या आएगी, पोटेंशियल एनर्जी आएगी वही आपकी। ठीक है, तो ये थी हमारी पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन होता है। आपने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ सुना होगा, प्लस वन में आपका 0 यूनिट के अंदर मैंने आपको करवाया भी था कि जो कंजर्वेशन लॉ होते तो उसके अंदर क्या था, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी आया था। तो वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपका क्या होता है भाई, कैसे वो काम करेगा। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है कि एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे देखो अगर हम पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो उसके बीच में क्या रिलेशन आता है। जैसे मैं जैसे मेरे पास ये मार्कर है, जब ये हाइट के ऊपर है, रेस्ट में है, तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। यानी मोस्टली जो चीजें आपकी रेस्ट पे आती हैं उनके अंदर क्या होती है, आपकी पोटेंशियल एनर्जी, और जो बॉडी आपकी मूव करती है उसमें आपकी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती हुई। तो अगर ये मार्कर यहाँ पर है तो ये रेस्ट में है, अर्थ के सरफेस से हाइट पे है, तो इसमें क्या आएगी, पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जैसे मैं इसको छोड़ता हूं ऐसे, तो ये क्या होगा, मूव करके गया ना ऐसे नीचे, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी वो किसके अंदर चेंज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी के अंदर। ये पहले रेस्ट पे था, पोटेंशियल एनर्जी थी, लेकिन जैसे ये चलेगा, मूव करेगा, तो मूव करते टाइम इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी नहीं रहेगी, वो क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। और जब किसी चीज को हम ऊपर से ड्रॉप करते हैं तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है नीचे तक आते आते। तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो सारी किस में चेंज हो रही है, उसकी काइनेटिक एनर्जी में। और जैसे ही वो अर्थ के सरफेस के ऊपर आगे गिरती है वो दोबारा से फिर क्या हो जाती है, रेस्ट में हो जाती है। तो फिर वो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी आई थी वो दोबारा से किस में चेंज हो जाती है, आपकी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर चेंज हो जाती है। लेकिन ये ध्यान रखना, आप ये कहोगे कि सर अर्थ के सरफेस पे हाइट हमारी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0 होनी चाहिए। लेकिन देखो यहाँ पर एक बात और है कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, mgh, किसके सरफेस से, अर्थ के सरफेस से जब हम क्या देते हैं, हाइट देते हैं, तब पोटेंशियल एनर्जी आती है। लेकिन आप एक बात ये भी ध्यान रखना कि जब कोई चीज रेस्ट में होती है, यानी उसकी पोजीशन की हमने क्या दी है, ड्यू टू इस पोजीशन एंड हाइट, तो पोजीशन अर्थ के सरफेस पे भी हो सकती है और हाइट क्या होगी, अर्थ के सरफेस से ऊपर। तो जब कोई ऑब्जेक्ट आपका अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली वहां पर क्या होगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन वो अर्थ के सरफेस पे होगा तो वो क्या, उसकी पोजीशन है कैसी, रेस्ट की पोजीशन, तब भी उसके अंदर क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी आपकी एग्जिस्ट करेगी। तो ये रीजन है कि जब कोई बॉडी अर्थ के सरफेस के ऊपर आती है तो तब भी उसके अंदर क्या रहती है, पोटेंशियल एनर्जी रहती है। लेकिन जब कोई बॉडी मूव करती है भाई, तो जरूरी नहीं है कि उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आए, हो सकता है उसके अंदर थोड़ी बहुत पोटेंशियल एनर्जी रहे, क्योंकि सारी एनर्जी, जो टोटल अमाउंट एनर्जी का, वो सडनली एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी के अंदर कन्वर्ट नहीं होता, उसको कुछ ना कुछ टाइम लगता है, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर होने का। अब जैसे ये एक बॉडी रेस्ट पे है, उसके अंदर बहुत सारी पोटेंशियल एनर्जी है, अब वो अपनी मैक्सिमम स्पीड के साथ भागेगी, तो मैक्सिमम स्पीड को अचीव करने में उसको कुछ ना कुछ टाइम पीरियड लगेगा, 2 सेकंड, 4 सेकंड। तो 2 या 4 सेकंड में उसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। तो जब कोई बॉडी मूव करती है तो हो सकता है उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करे और ना करे, तो दोनों केसेस में आ सकते हैं भैया आपके। तो ये आपकी क्या आती है, पोटेंशियल एनर्जी आती है। ये सारी बातें आपने ध्यान रखनी, नोट कर लेनी, साथ साथ कॉपी पेन लेके, जो भी मैंने आपको बताई हैं दोबारा से आप रिवाइंड करके देख सकते हो वीडियो को कि कौन कौन सी बातें मैंने आपको बताई हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, किस किस के ऊपर ये डिपेंड करती है और किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। अब देखो हम रिलेशन दिखाते हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में भाई। तो देखो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगी, अगर मैं कहता हूं कि काइनेटिक एनर्जी, अगर कोई बॉडी हमारी चल के जाती है, अगर बॉडी पहले रेस्ट में थी तो उसके अंदर क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन वो मूव करेगी तो पोटेंशियल एनर्जी किसके अंदर कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में। तो दोनों में क्या रिलेशन होगा, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है भाई, क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी का हमने अभी निकाला mgh। तो m से m आपका कैंसिल हो गया, ये हो गया भाई आपका v स्क्वायर डिवाइड बाय 2, इस तरफ क्या बच गया gh। अगर मैं यहां से बॉडी की वेलोसिटी निकालूंगा कि चलते टाइम उसके अंदर कितनी वेलोसिटी आएगी, तो v इक्वल टू ये हो जाएगा भाई v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, और यहां से अगर v की वैल्यू निकालोगे तो v की वैल्यू आ जाएगी आपके अंडर रूट 2gh।
तो ये हमारे पास क्या जाती है, वेलोसिटी आ जाती है। जब कोई भी बॉडी, आप ये कह सकते हो कि जब किसी भी बॉडी को या ऑब्जेक्ट को हम किसी हाइट, एक पर्टिकुलर हाइट से क्या करते हैं, नीचे ड्रॉप करवाते हैं, तो वो किस वेलोसिटी के साथ नीचे आएगा भाई, वो नीचे की तरफ ड्रॉप करेगा। वेलोसिटी क्या होगी, √2gh, यानी 2 ग्रेविटी 9.8 और h आपकी जिस भी हाइट से आपने उसको गिराया है। तो अगर आप अपने घर की छत के ऊपर खड़े होके एक पत्थर को ऐसे नीचे ड्रॉप करवाते हो और आप पूछते हो किसी से कि भाई इसकी कितनी वेलोसिटी होगी जब ये अर्थ के सरफेस पे नीचे आएगा, तो उसकी वेलोसिटी आप क्या बताओगे भाई, √2gh। यहां से आप उसकी वेलोसिटी क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये हमारे पास क्या आती है, पोटेंशियल एनर्जी आती है सारी, कितने टाइप की पोटेंशियल एनर्जी होती है। और जैसे मैंने स्प्रिंग के आपको एग्जांपल दिए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, उन एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे कि किस तरह से वो एनर्जी आती है और कैसे कैसे ये स्प्रिंग हमारे काम करते हैं। तो उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये हमारे पास क्या थी भाई, पोटेंशियल एनर्जी थी। अब एक छोटी सी थ्योरम आती है, उसको हम देखते हैं भाई, वर्क एनर्जी थ्योरम, कि वो वर्क एनर्जी थ्योरम आपकी होती क्या है। देखो बिल्कुल सिंपल सी है, छोटी सी थ्योरम है। आपने एक डेफिनेशन याद रखनी है उसकी, कि किस तरह से आपकी वर्क एनर्जी थ्योरम काम करती है और उसकी क्या डेफिनेशन होती है, और वो पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर या काइनेटिक एनर्जी के ऊपर आपकी किस टाइप से अवेलेबल होगी, वही एप्लीकेबल होगी। तो उसको हम देखेंगे। तो करते हैं हम अभी वर्क एनर्जी थ्योरम को, कि वर्क एनर्जी थ्योरम आपकी किस तरह से आएगी भाई। तो देखो सबसे पहले वर्क एनर्जी थ्योरम भाई। तो देखो भाई वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है कि वर्क डन बाय द फोर्स इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी, इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। यानी अगर हमारे पास, जैसे हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास कोई एक बॉडी, ये हमारा अर्थ का सरफेस है, यहाँ पर कोई एक बॉडी है वो रेस्ट में है। अब मैं उसके ऊपर क्या करता हूं, F फोर्स लगाता हूं, तो ये बॉडी मूव करने लग जाती है, वही मूव करती रहती है और इस पॉइंट तक क्या होगी, आ जाएगी। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पर इसको डिस्प्लेस करवाया भाई S डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, और ये क्या होगी, इस A पॉइंट से मूव करके कहां पर आ जाती है, आपकी B पॉइंट के ऊपर आ जाती है। तो इसके अंदर मैंने क्या बताया, यहाँ पर मैंने फोर्स लगाया, यानी मैंने फोर्स लगाया तो इसके अंदर क्या है, डिस्प्लेसमेंट, यानी मैंने क्या किया, इसके ऊपर वर्क डन किया, किसने, फोर्स ने। अगर मैं फोर्स नहीं लगाऊंगा तो वर्क डन भी नहीं होगा। वर्क डन कब होगा, जब मैं फोर्स लगाऊंगा। तो इस फोर्स ने जो वर्क डन किया इस बॉडी के ऊपर, तो जब ये बॉडी मूव करने लगी, तो मूव करते टाइम इसके अंदर क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी। लेकिन पहले मान लिया स्टार्टिंग में कम मूव करेगी, लेकिन जैसे जैसे इसकी मोशन होती जाएगी क्या होगी, ज्यादा स्पीड के अंदर चलती जाएगी, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या कर रही है, कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही है। तो जितना हमने वर्क डन किया है उसकी वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी के अंदर जो भी चेंज आता है उसी को हम क्या बोल देते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम बोल देते हैं। यानी वर्क को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं भाई, एनर्जी के अंदर, और एनर्जी को किस में करेंगे, वर्क के अंदर। ठीक है, अब इसको देखते हैं हम कि किस तरह से हमारी जो एनर्जी आती है वो वर्क डन के इक्वल आ जाती है। चेंज इन एनर्जी कैसे आएगी आपकी, तो देखो जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आती है वो क्या होती है भाई, ½ mv², ये आती है। अगर मैं इसको टाइम के विद रिस्पेक्ट टू, मैं इसको क्या करता हूँ, डेरिवेटिव करता हूँ भाई, यानी डी के डिवाइड बाई क्या कर देते हैं हम, डी टी कर देते हैं। तो डी बाई डी टी टाइम के विद रिस्पेक्ट टू मैं करूंगा तो 1/2 mv², ये आ जाएगा। अब जो कांस्टेंट टर्म उसको हम बाहर निकाल देते हैं, तो डी के डिवाइड बाई डी टी ये होगा, और इज इक्वल टू 1/2 हमारा बाहर आ गया भाई, और m भी हमारे पास बाहर आ गया, और d किसका होगा, v² डिवाइड बाई डी टी, ये बचा हमारे पास। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या होगा, डी के डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू 1/2m। अब देखो v² का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या हो जाएगा, 2v, और v का क्या हो जाएगा भाई, dv बाई dt। अब देखो यहां से हमारे पास क्या होगा कि 2 से 2 क्या होगा आपका कैंसिल हो जाता है,
तो डी के डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू आपका क्या जाता है भाई एम वी इंटू में आपका क्या होगा डी वी बाई डी टी। आपके पास ये वैल्यू आ जाती है भाई एम वी डी वी बाई डी टी। अब देखो यहां से जो डी वी बाई डी टी होता है आपका चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम आपका क्या होता है एक्सेलरेशन। तो यहां से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं डी के डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू एम इंटू वी इंटू में ए। अब देखो हमें क्या करना है काइनेटिक एनर्जी को किसके इक्वल लेकर आना भाई वर्क डन के इक्वल लेकर आना है। ठीक है तो हम इस टाइप से चलेंगे कि हमारे पास क्या हो जाए वर्क डन, और वर्क डन का फार्मूला क्या होता है फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। ठीक है वर्क डन आपका यही होता है भाई फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। तो एक साइड में हमारी काइनेटिक एनर्जी चली हुई है और दूसरे साइड में हमें क्या बनाना है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ताकि हमारा क्या हो जाए वर्क डन आ जाए इस साइड में। तो देखो मास इंटू एक्सेलरेशन, यहाँ पर हमारा फोर्स तो बन जाता है लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारी फिर भी रह जाती है। तो उस डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे लेके आएंगे, तो देखो आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है। एनर्जी और वर्क डन के अंदर हमें क्या दिखाना है रिलेशन दिखाना है वर्क एनर्जी के अंदर। तो यहां से हमने काइनेटिक एनर्जी ली, और कौन सी एनर्जी लेनी है काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि जब हम यहाँ पर वर्क डन करेंगे तो कौन सी एनर्जी चेंज हो रही है हमारी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिया, उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा भाई एक साइड में हमारी काइनेटिक एनर्जी चल रही है, दूसरी साइड में हम क्या बनाएंगे वर्क डन बनाएंगे। तो वर्क डन क्या होगा जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर देखो मास इनटू एक्सेलरेशन आ गया। अब इस मास इनटू एक्सेलरेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ ये ऐसे लिख सकता हूँ डी के बाई डी टी इज इक्वल टू। अब यहां पर देखो भाई हमारे पास जो वैल्यू आएगी मास इनटू में एक्सेलरेशन, हमारे पास क्या बन गया फोर्स, तो इसको मैं F लिख सकता हूं भाई। ठीक है और इनटू में क्या हो गया आपकी वेलोसिटी v बच गई भाई हमारे पास। अब इस वेलोसिटी को मैं क्या लिख सकता हूं देखो मुझे क्या लेके आनी है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं और x से भी डिनोट करते हैं हम डिस्प्लेसमेंट को, x से दिखा दो या फिर किससे दिखा दो s से दिखा दो। तो यहां पर हम क्या करेंगे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं डी के डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू एफ। वेलोसिटी को मैं ऐसे लिख सकता हूं डी एक्स डिवाइड बाई डी टी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम। ठीक है अब यहाँ पर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम किया तो दोनों साइड dt है, dt से dt हमारा क्या हो गया कैंसिल हो जाता है। तो सिर्फ क्या बचा dk इज इक्वल टू f इंटू में dx, ये आ गया हमारे पास। अब इसमें देखो हमारे पास यहाँ पर क्या है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और यहाँ पर फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर अगर मैं टोटल काइनेटिक एनर्जी देखना चाहता हूँ कि टोटल चेंज कितना हुआ, यहाँ पर क्या है सिर्फ स्मॉल काइनेटिक एनर्जी आई है। अगर टोटल काइनेटिक एनर्जी देखूंगा तो मैं इसका क्या कर दूंगा इंटीग्रेशन डी के, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ के इनिशियल से के फाइनल वही, और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और यहाँ पर क्या हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट फाइनल वही। ठीक है तो यहाँ पर देखो ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसकी जो टोटल वैल्यू आएगी डी के की वो क्या हो जाएगी हमारे पास के, और इंटीग्रेशन का जो लिमिट है भाई हमारे पास के इनिशियल के फाइनल इज इक्वल टू। अब देखो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आपका क्या बन जाता है वर्क डन बन जाएगा भाई। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा वर्क डन के इक्वल लिख देता हूं मैं इसको, और यहाँ पर जो इसकी यूनिट है एक्स आई एक्स फाइनल, यानी यहाँ पर जब मैं डी एक्स एक्स लूंगा तो एफ एक्स आई माइनस एफ एक्स एफ यानी फाइनल, यानी वही हमारे पास क्या आएगा वर्क डन आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ भाई, इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ थोड़ा। तो देखो वहां पर हमारे पास क्या होगा अगर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं जब लिमिट की बात आती है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ के फाइनल माइनस के इनिशियल इज इक्वल टू क्या गया वर्क डन। तो यहाँ से हमारे पास आ गया ना काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू क्या गया आपका वर्क डन। और यही हमारे पास क्या थी वर्क एनर्जी थ्योरम थी कि जो भी हम वर्क डन करेंगे वो किसके इक्वल आएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। तो ये हमारे पास क्या थी भी वर्क एनर्जी थ्योरम थी। तो इसको आपने अच्छे से अंडरस्टूड करना है, जो भी आपको प्रॉब्लम आते हैं आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है और जो नए बच्चे आते हैं भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इजी वे में फिजिक्स अंडरस्टैंड हो, अच्छे से आप उसको समझ पाओ, और फिजिक्स को जितना आप समझोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही भाई, थैंक यू।